साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा ये विराट धरना प्रदर्शन आपके द्वारा इस जंतर मंतर पर संपन्न होने जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन खास तौर पर ये पहला नहीं है। ये 8 राज्यों से ऐसी रैलियां निकालते हुए बेरोजगारी, शिक्षा निजीकरण के विरोध में देश भर में हमने रैलियां की और रैलियां करने के बाद आज ये धरना प्रदर्शन का समापनी कार्यक्रम के तौर पर हो रहा इस साल का। तो ये इस साल का 2025 अंत का साल का महीना चल रहा है, यानी 2 महीने के बाद अंत होने वाला है। तो इस साल का 2025 का भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से शिक्षा बचाओ और बेरोजगार नीति के विरोध में, जो बेरोजगारी है इस देश में, निजीकरण है, इन मुद्दों के विरोध में ये जो माहौल क्रिएट किया गया, ये माहौल क्रिएट करने का काम हम लोगों ने 6 महीने से इस पर निरंतर काम किया। और इसको देश भर में जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से जो मुद्दा बनाया गया, आज ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। अब तक निजीकरण के मुद्दे पर कोई भी विद्यार्थी बोलने को तैयार नहीं था। अब तक शिक्षा के विरोध में जो नीतियां बनाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस देश में लाई गई है, जो बहुजन समाज के विरोध की पॉलिसी है, इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसी भी संगठन ने नहीं किया। आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा देश भर में ये पहुंच चुका है। साथियों, हम लोगों ने ये मुद्दा जब बनाया तो देश भर में बहुत सारे युवा विद्यार्थियों ने हमें समर्थन दिया और उनका भी आभार और अभिनंदन है। साथियों, इस देश की बेरोजगारी की हालत इतनी बढ़ चुकी है कि भारत सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि इस देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं कह रही है। ये प्रशासन के लोग जब हम अपनी मांग संविधान के दायरे में रखना चाहते हैं तो हमें धौंस दिखाते हैं, मगर इन्हीं के रिकॉर्ड कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी के कारण हर रोज 35 नौजवान मरने को तैयार, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। और यह आत्महत्या करने का जो नौजवान मजबूर हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, इस देश की जो सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, जो आरएसएस हाफ चड्डों की बनी हुई सरकार है, ये हाफ चड्डों की पैदाइश सरकारों ने हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य गर्त में डालने का योजना बनाया। और ये गर्त में ही नहीं डाला, योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में 10 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा। अभी आना शुरू हुआ परिणाम, आपको 10 साल के अंदर ये परिणाम पता चल जाएगा कि जो आप अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो, ये प्रशासन के भी लोग अपने बाप पे अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते होंगे, मगर आज उसी डॉक्टर इंजीनियर को बनाने के लिए कम से कम 90 लाख रुपए एक डॉक्टर को बनाने के लिए तैयार करना पड़ता है। इतनी शिक्षा महंगी हो गई है। एक छोटे क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 5 से 7 साल की बीच की होगी, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा, उसकी भी फीस यही कर्मचारी के लोग देते होंगे, कम से कम महीने का 10,000 रुपए देते होंगे। और वो जो फीस दे रहे हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल में जो दे रहे हैं, ये आपकी ही कमाई का जा रहा है। इसलिए साथियों, ये केवल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की लड़ाई नहीं है, ये प्रशासन के भी साथियों से कह देना चाहता हूं। बार बार आपने हमें धमकी भी दिया कि हम FIR कर देंगे, हम आपको अरेस्ट कर देंगे, और क्या क्या आपने कहा। लेकिन ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के वो नौजवान है कि एक बार आपके सामने मैंने कहा कि सभी को बैठ जाना चाहिए, तो अनुशासन में रह करके बैठ गए। आपसे ज्यादा ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और ये इतिहास है, आज से भी नोट कर लिया जाए। देश भर के
सभी संस्थानों को नोट कर ले कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरे आंदोलन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। आप दूसरे आंदोलन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को अटैच करना चाहते थे, ये अटैच होने वाला नहीं है। ये अटैक संविधान के दायरे में करने वाले लोग हैं, संविधान के आर्टिकल 19 के दायरे में करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें अपने नौजवानों से भी ये अपील करना चाहते हैं। अभी आपकी समस्या बेरोजगारी इतनी हालात में पहुंचा दी गई कि ये जो भुखमरी है, ये भुखमरी आपके घर तक भी पहुंच सकती है। आपके घर में भी आपका भाई बंधु आत्महत्या का शिकार हो सकता है। अब आपने अगर ये आत्महत्या का शिकार रोकना चाहते हो तो आपके सामने मात्र एक ही विकल्प है कि यहां से जाने के बाद घर मत बैठना। यहां से जाने के बाद अपने ब्लॉक पर, अपने न्याय पंचायत पर, हर यूनिवर्सिटी, हर महाविद्यालय में ये झंडा गाड़ देना, पटाखा फहरा देना झंडे का। और आज से ये बात ऐलान की जाती है कि अब हम 2026 में, अब तक हम 25 में यूनिवर्सिटीज में नहीं हस्तक्षेप करते थे, मगर आज से ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐलानिया कह रहे हैं, हम अपने विद्यार्थियों से भी कह रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद आप सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संगठन का निर्माण अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय में शुरू कर दो और हर स्तर पर शुरू कर दो। अगर ये लड़ाई जीतना चाहते हो तो आपको इस लड़ाई जीतने के लिए संगठित शक्ति जरूर निर्माण करनी पड़ेगी और खास तौर पर विद्यार्थियों को अपना निर्माण करना होगा। साथियों, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसी मैदान में कुछ दिन पहले पेपर लीक, एसएससी के पेपर लीक को लेकर के कुछ टीचर्स बंधु के माध्यम से आंदोलन हुआ और वहां पर बहुत सारे अनियमितता और लाठी चार्ज इस प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया। उसकी हम भर्त्सना करते हैं, मगर इस बात का भी करते हैं जो असंवैधानिक तरीके से जो उन्होंने ये कोशिश की वो भी इसके जिम्मेदार है। तो साथियों, इस देश में 65 पेपर अब तक लीक हुए और उस 65 पेपर में मात्र 5 साल के अंदर 65 पेपर लीक हुआ और 65 पेपर में से 45 पेपर जो लीक हुए हैं वो केवल सरकारी भर्ती के पेपर हैं। हर पेपर जो आपसे बच्चों को भरवाया जाता है उसका शुल्क कम से कम 100 रुपए से लेकर के उसका शुल्क 4000 तक सरकारें लेती है ना। आप भरते होंगे नौकरियों के लिए आवेदन और ये आवेदन के नाम से, सुविधा शुल्क के नाम से, परीक्षा के नाम से यह सरकार, निकम्मी सरकार, इस बेरोजगार नौजवानों से खून चूस करके पैसा लेती है और पैसा लेने के बाद इन्हीं पैसा को वो गटक जाती है और 45 पेपरों को निरस्त कर दिया जो सरकारी भर्ती है। एक पेपर अगर हुए, एक पेपर में अगर सामान्य रूप से 1 करोड़ लोग आवेदक होते हैं और 100 रुपए भी अगर जाता है प्रति व्यक्ति, तो आप सोचो कितने करोड़ रुपए भारत सरकार के खदान में जाता है, भारत सरकार के पास जाता है। यानी आपको लूटने का काम कर रही है, आपको नौकरी देने के नाम से आपको लूट का काम सरकार कर रही है। इसका भी बंदोबस्त हमें करना होगा और इस मंच के माध्यम से मैं सरकार के लोगों से और राष्ट्रपति को आज ज्ञापन भी हम देंगे और इस ज्ञापन में हमने ये बात कहा है कि हमारे विद्यार्थियों का ये जो फीस वसूली की जा रही है, जो शुल्क वसूला जा रहा है नाजायज तरीके से, उस शुल्क को खत्म किया जाना चाहिए। निःशुल्क विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का, आवेदन भरने का अधिकार होना चाहिए। उसकी क्राइटेरिया आप निर्धारित करो। आप सोच सकते हो अभी एक परीक्षा फॉर्म केवल 1000 पोस्टिंग आती है, उसके आवेदक 1 करोड़ है और निकम्मी सरकार कह रही है कि हाँ अब हमने बेरोजगारी समाप्त कर दी है, बेरोजगारी समाप्त कर दी है। हर रोज पेपर में रिपोर्ट आता है कि बेरोजगारी कम हो रही है, मगर साथियों अगर बेरोजगारी कम हो रही है तो आवेदक की संख्या कैसे बढ़ रही है? एक पेपर 1000 पोस्ट पर करोड़ों लोग आवेदक कैसे आ रहे हैं?
अरे आवेदक इतने बढ़ जा रहे हैं कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय 1,35,000 वैकेंसी को क्लियर कराते 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 5 साल लगा दिया। उनकी परीक्षा लेते लेते, उनका रिजल्ट आउट करते करते, ये हालात है देश की। ये चले थे विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए। साथियों, शुरू हुई थी, नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने आपको कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है 1 करोड़ 50 लाख नौकरियां 2018 तक इस नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। ये रिपोर्ट कह रही है, सीएमआई की ही कह रही है। तो ये नरेंद्र मोदी आपको जब कहा 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, इसका मतलब उल्टा समझो, वो लेने के लिए कह रहा, वो लेने के लिए कह रहा। तो नौजवानों, जब भी आपको कहेगा, ये इनकी सरकारें, निकम्मी सरकारें जब भी आपको कहेगी कि हम नौकरियां देंगे, तो समझ लेना आपकी नौकरियां छीनने की बात हो रही है। इसलिए सावधान हो जाना, इनके झांसे में मत पड़ना। और एक बात और, अंतिम बात कहना चाहता हूं। आजकल कुछ नौजवान, कुछ लोग एक तरीके से उनको नशा का एक भांग पिलाया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार की वजह से हमारी समस्याएं बढ़ रही, हमारी समस्याएं बीजेपी की वजह से बढ़ रही है। बात सही है कि बीजेपी की वजह से बढ़ रही है, मगर पूरी बात सही नहीं है। आज अगर बेरोजगारी खड़ी हुई है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है। 1991 में इसी कांग्रेस ने इसी संसद में बजट पेश करके लाया था। बजट पेश करते समय आपको एलपीजी नाम का कानून लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया, और इस लाने की वजह से ये सारे विभागों को प्राइवेट में देना शुरू किया। तो जहां जो आज हमारे पढ़े लिखे कुछ अपने आप को उनके हरिजन होंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग किसी के हरिजन और दलित नहीं है। ये हमारे विद्यार्थी के समाज के लोग किसी के हरिजन और किसी के दलित नहीं है। इनका संवैधानिक बाबा साहब अम्बेडकर ने पहचान दिया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पहचान दिया है। हमें दलित मत कहो, हमें किसी का हरिजन मत बनाओ। हम इस देश के संविधान के दायरे वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज उसका एक आदमी कहता है कि कांग्रेस इन्हीं ही सब कुछ दिया, तो हम कहते हैं कांग्रेस ने केवल बैंक का नेशनलाइजेशन किया, और बाद में 1991 में उसी कांग्रेस ने एलपीजी ला करके उसी नौकरियों को छीन लिया। जो तो दिया वो 5 साल के बाद छीन लिया, तो क्या मिला? कटोरा, वो कटोरा मिला। तो ये जो बीजेपी कर रही है, नया काम नहीं कर रही है। जो कांग्रेस ने की वही बीजेपी कर रही है। तो साथियों, हम नौजवानों के बात समझने की जरूरत है कि अब ये बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ो। अब इस देश में अगर समस्या समाधान करना चाहते हो, तो ये भारतीय विद्यार्थी और युवा नौजवानों को अपने संगठित शक्ति का निर्माण करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन, इस देश के बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो ये व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल छिड़ा है, उस बिगुल में आप लोगों को तन मन धन से हिस्सेदार बनना होगा। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो, आप अपने आप को इस देश में वास्तव में देश को भी विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो एक रास्ता केवल वो भी माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो छेड़ा गया है इस देश में जन आंदोलन की क्रांति का बिगुल, उस बिगुल की तैयारी करोगे। अगर ये तैयारी सफल होती है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।